नमस्कार। एग्री टूरिज्म विश में आपका स्वागत है। मेरे साथ है चंदन भरसावले जी। हम अभी सगुना बाग में हैं, जो कि देश का सबसे बड़ा और पहला एग्री टूरिज्म सेंटर है। इनके पिताजी ने 1985 में इस एग्री टूरिज्म का शुरुआत किया। सर, आपका स्वागत है इस अपने चैनल में। धन्यवाद। आप मुझे बताएंगे कि आपका हिस्ट्री क्या है, आपके पिताजी का हिस्ट्री क्या है, आपने एग्री टूरिज्म शुरुआत कैसे की है, किस जी, हिसाब से डेवलप किया, आप बताएंगे? जी मेरा एजुकेशन होटल मैनेजमेंट में हो चुका है। जी। और मैं 2006 में होटल मैनेजमेंट में जब कर रहा था, उसके बाद में कुछ साल इंडस्ट्री कैसे चलता है, उसका क्या क्या अलग अलग प्रैक्टिसेस होता है। और मैं ऐसा छोटा सा एक जगह है, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं। तो मैं यूरोप में गया था टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी डेवलप हो चुका है, बिकॉज वो कंट्रीज अपने से ऑलमोस्ट 40-50 साल आगे हैं। तो अपने को अभी पता चलता है कि आगे किस तरीके के रिक्वायरमेंट्स आने वाले, वो सब देखने के लिए मैं वहाँ पे गया था। तो मैं 2006 में वापस आ गया। मेरे पिताजी जो है वो 1976 में अमेरिका से वापस आए, और वो 1976 में वापस आके उन्होंने यहाँ पे ये जो खेती जो आप देख रहे हैं, वो खेती बचाने की उन्होंने कोशिश की है सब। और उनके पिताजी जो थे हरिभाऊ काका भरसावले जिनको बोला जाता था, जी। वो एक फ्रीडम फाइटर थे। वो इस इलाके के एक बहुत अच्छे बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेसी थे वो। बट उन्होंने उनको खत लिखा कि आप यू शुड कम बैक, आप वापस आना चाहिए और अपने देश के लिए काम करना चाहिए। तो उन्होंने वो सब वहाँ पे जो भी कुछ था वो सब छोड़ छाड़ के वो वहाँ पे वापस आ गए। और यहाँ पे उन्होंने फिर एग्रीकल्चर में अलग अलग चीज़ें करने के लिए शुरुआत की। तो कुछ भी नहीं जम रहा था, तो एक किसी ने बोला उनको कि आप मतलब आपके इंस्टीट्यूट में गए थे। उन्होंने एक आदमी ने उनको बताया कि क्यों ना आप सांपों का जहर निकाल के वो आप हमें यहाँ पे सेल कर दिए। उन्होंने मजाक में बोला था, मेरे डैडी ने सीरियसली ले लिया। और सीरियस ले लेने के बाद, क्योंकि उस टाइम में कुछ भी नहीं था, कुछ भी करने के लिए था, तो उसके लिए उन्होंने फिर बोला कि चलो ठीक है, मैं वैसे भी बहुत गांव में रहता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे सांप निकलते ही हैं। तो वो उन्होंने उस तरीके से उन्होंने सांप पकड़ना सीख लिया, सांप पकड़ के उनका जहर निकालना सीख लिया। उसके वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चालू हो गए देखने के लिए कि सांप कैसे होते हैं। वरना क्या होता है आजकल अपने सोसाइटी में, आपने इधर भी आज बहुत सारे लोग, पहले सब रूरल एरिया में थे, अभी सब एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होके शहर बस गए हैं। बट ये जो सभी जितने भी गांव थे, ये पहले हर गांव में मतलब लोग जाते थे। आजकल कोई जाता नहीं है। आजकल शहरों से मेरे ख्याल से अभी का जनरेशन कुछ कुछ उनका गाँव से कनेक्शन है, बट इसके नेक्स्ट जनरेशन में कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। तो पिताजी ने क्या किया कि पिताजी ने सांप पकड़ना चालू किया, ये देखना सब चालू किया। फिर उसके वजह से लोग सांप देखने के लिए आना चालू हो गए। फिर जो लोग थे, जो शहर से लोग थे, जिनका कनेक्शन टूट रहा था, फिर वो पूछने लगे ये कौन सा पेड़ है, ये ज़मीन कैसे बनाई है, वो घर कैसे बनाए, क्या हम नदी में जा सकते हैं तैरने के लिए, क्या हम आपके तालाब में जो फिश है वो खा सकते हैं, क्या हम जो गाय है उसका दूध निकाल सकते हैं, क्या हम बैलगाड़ी में बैठ सकते हैं, क्या हम घोड़े पे बैठ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जनरली एक फार्म में रहती है। तो ये सभी चीज़ें उनको देने चालू किए। और बाद में हमको पता चला कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और लोग वापस वापस लोग आना चालू हो गए, बिकॉज दे वांट टू कनेक्ट टू द रूट्स। उनको उनके रूट से कनेक्ट करना होता है, तो वो वापस आना चालू हो गए। और ये वापस वापस आने की वजह से हमारे यहाँ पे वो एक फ्लो चालू हो गया। बाद में फॉरेस्ट वालों ने हमको बताया कि नो, दिस इज नॉट, आप सांप नहीं रख सकते। फिर ऑलमोस्ट 87 में हमने वो सांप वगैरह रखना बंद कर दिया था। और मतलब उसको मिल्किंग ऑफ स्नेक बोलते हैं, जिसमें हम लोग जहर निकाल के हाफकिन इंस्टीट्यूट को देते थे। हाफकिन इंस्टीट्यूट उसे मेडिसिन बना देते। तो वो हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या हुआ कि लोग फिर भी चालू थे, लोग कंटिन्यूस चालू थे। फिर हमको पता चला कि उसको क्या बोले, कि ना हम होटल है, ना हम रिसोर्ट है, ना हम कोई कैंटीन है, कैंटीन की सुविधा नहीं है। तो हम लोग एग्जैक्टली है क्या, हम लोग सिर्फ फार्म भी नहीं बचे थे, हमारे यहाँ पे लोग आना चालू हो रहे थे। और कुछ बहुत कम थे, मतलब 10-15 लोग एक महीने में लोग आते थे। तो बहुत कम लोग आते थे। ऑफकोर्स वो टाइम में लोगों को इतना ये भी नहीं था, तो लोग कम आते थे। और इसको क्या बोले, फिर लोग हमको वापस आके पैसे देना चालू करो कि नहीं सर, आपके 10 रुपये रखो, आपके 5 रुपये रखो, बट हमको आपके घर का खाना खाना है, हमको आपके नदी में जाके स्विमिंग करना है। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस लोग आते रहे। फिर हमने 1990s में हमको पता चला कि इसको हम लोग कृषि पर्यटन बोलना चाहिए, बिकॉज हम लोग विदाउट कृषि हम लोग कुछ नहीं थे। लोग यहाँ पे आके कुछ नहीं कर सकते थे अगर हमारे यहाँ पे कृषि नहीं होता था। जी। और कृषि, सिर्फ कृषि पर्यटन के बगैर सस्टेनेबल नहीं हो रहा था। वैसे भी कृषि आज भी सस्टेनेबल नहीं है। आप देखते हैं कि आज फार्मर्स का कंडीशन क्या है।
तो आज भी वैसे बोला जाए तो एग्रीकल्चर एक सस्टेनेबल फॉर नॉर्मल फार्मर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल फार्मर है 4-5 एकड़ या एक टाइप का जिसके पास थोड़ा पानी कम है, उसके लिए सस्टेनेबल नहीं है एग्रीकल्चर। तो ये सस्टेनेबल कैसे हो सकता है? तो ये अगर आना चालू हो गए, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं। हम लोग आम का खेती कर रहे हैं, आम पेड़ के नीचे हम लोग आम का खेती कैसे होता है, वो सीजनल होता है, फिर उसको क्या खाद दिया जाता है, फिर उसका मोहर कैसे होता है, फिर उसका आम कैसे पता चलता है कि आम हो गया नहीं हो गया, फिर उसको आढ़ी में कैसे लगाते हैं। तो ये सब अलग अलग जो चीजें हैं, ये सभी अलग अलग चीजें हम लोगों को अगर फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करें तो लोगों को उसमें मजा आता है। लोग उसको जो आम जब निकालते हैं तो वो टाइम में लोग आते हैं बहुत सारे वॉलंटियर टू डू ऑल दिस थिंग्स। तो ये सभी जो चीजें लोगों को करने में बड़ा मजा आता है। तो इस हिसाब से एग्रो टूरिज्म एक्टिविटी 1990 में उसको एक्चुअली एग्रो टूरिज्म बोले से पता चला। 85 से लेकर हमारे यहाँ पे लोग आ रहे थे, तो सिंस 90 और उसके बाद इमीडिएटली हम लोग गवर्नमेंट्स को अप्रोच किए कि देखिए ये ऐसा अलग अलग एक्टिविटी है, आप चालू कर सकते हैं। हमने गवर्नमेंट्स को अप्रोच करना चालू किया, हमने अलग अलग फार्मर्स को अप्रोच करना चालू किया, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स आज भी उनकी लैंड सेल कर रहे हैं। वो टाइम पे बहुत सारे लोग उनकी लैंड सेल कर रहे थे। तो ये जो सभी चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ें चालू हो गई, और ये सभी चीज़ें चालू होने की वजह से बहुत सारे फार्मर्स को पता चला कि किस टाइप का एग्रो टूरिज्म होना चाहिए, कैसा होना चाहिए एग्रो टूरिज्म कॉन्सेप्ट है। और तभी से मतलब 1990 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अभी जाके 2020 में उसका एक पॉलिसी बना है। तो गवर्नमेंट्स को 30 साल लगे वो सब समझने के लिए, बट थोड़ा बहुत समझ गए। बस हम यही बोल सकते हैं, देर है लेकिन दुरुस्त है, हम इतना ही कर सकते हैं। मैं कल से देख रहा हूँ, 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, अपना ये पूरा 55 एकड़ का एग्री टूरिज्म सेंटर है। आप बताएंगे कि आपके पास टूरिस्ट कहाँ कहाँ से आते हैं, किस हिसाब से आप उनको एक्टिविटीज करते हैं? हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो मोस्टली मुंबई से आते हैं। ओके, क्योंकि जो मतलब हमारा 90% क्राउड जो है पूरा मुंबई से आता है। उसके बाद 2-3% जो लोग हैं वो नासिक से वगैरह आते हैं, और 5-6% जो लोग हैं वो पूना से आते हैं। पूना में एक्चुअली हमारा इक्वी डिस्टेंस पे, पूना से भी 100 किलोमीटर है, मुंबई से भी 100 किलोमीटर है। मगर मुंबई से जो लोग आते हैं उनको घाट नहीं क्रॉस करना पड़ता है, और पूना से जो लोग आते हैं उनको घाट क्रॉस करना पड़ता है। और जब हम लोग ये एग्रो टूरिज्म कॉन्सेप्ट के बारे में जब बात कर रहे थे 1990s में, 2000s में वगैरह, जब हमारा जब मूवमेंट चालू था, वो टाइम पे बहुत सारे पूना के फार्मर्स पहले हमारे यहाँ पे आए। उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखा, और वो उन्होंने पूना में बहुत सारा जैसे क्रांति हो जाए उस हिसाब से पूना में उन्होंने बहुत ज़्यादा फार्मर्स ने ये कॉन्सेप्ट पिकअप किया, और उन्होंने वहाँ पे एग्रो टूरिज्म सेंटर्स वहाँ पे निकालना चालू कर दिया। तो उसके वजह से भी क्या होता है कि बहुत सारा क्राउड उधर ही मतलब प्लाटू के ऊपर उधर रुक जाता है, घाट उतरने की उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके आजू बाजू में, पूना सिटी के आजू बाजू में बहुत सारे टूरिज्म सेंटर्स रेडी हो चुके हैं, और पूना एक हिस्टोरिक सिटी है, तो बहुत सारे उधर भी बहुत सारे अलग अलग ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे मुंबई को वैसी जगह नहीं है, मुंबई को बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल है। तो उसके वजह से ज़्यादा लोग हमारे पास मुंबई से आते हैं, और हमको नज़दीक यहाँ पे माथेरान भी है, तो माथेरान का भी थोड़ा एडवांटेज होता है, क्योंकि माथेरान ऑलरेडी एक टूरिस्ट प्लेस है जो हमारे गांव के ऊपर से होते जाता है, तो उधर से भी लोग हमारे पास आते रहते हैं। अभी जो जो लोग आपने बताया कि नासिक, पुणे, ठाणे, मुंबई, नई मुंबई से या फिर बाकी के दूसरे राज्यों से भी आपके पास आते हैं, इनका एक्टिविटीज़ क्या क्या होता है? बेसिकली मैं कल से देख रहा हूँ, मैं भी बहुत सारा एक्टिविटीज़ किया हूँ, मुझे लगता है 20-25 एक्टिविटीज़ है, उससे ज़्यादा कम होगा। मेजर अट्रैक्शन आपका क्या है एग्री टूरिज्म का? एग्री टूरिज्म का जो मेजर अट्रैक्शन है वो तो एग्रीकल्चरल टूर होता है। जी, ये लोग यहाँ पे जो आते हैं वो मतलब जैसे इतर जगह पे जाते उसको मराठी में धांगड़ झिंगा बोलते हैं, उस चीज़ के लिए नहीं जाते। हमारे यहाँ पे जो लोग आते हैं वो लीजर लर्निंग के लिए आते हैं। लीजर लर्निंग जो होता है, मतलब आप यहाँ पे आराम से रहे, बट आप कुछ सीखे। आप यहाँ पे आके बैठे ये आम के नीचे, फॉर एग्जाम्पल जी, आप ये आम के नीचे आके बैठे, उधर बैठ के आप नाश्ता करें, बट उसके साथ साथ आप आम के बारे में सीखे भी जी, कि ये क्या है। आप यहाँ पे बैठे तो आप सीखे भी कि समझो यहाँ पे अगर मधुमक्खी का अगर ऊपर अगर जी, जी, एक घर है तो उसके बारे में भी सीखे कि वो क्या नेक्टर कलेक्ट कर रहा है, क्या वो पोलन ग्रेन कलेक्ट कर रहा है, हनी कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको बताने के लिए भी फार्मर के पास उतना इन्फॉर्मेशन चाहिए। जनरली फार्मर्स के पास ये पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है, तो उसके पास इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको बताने की कला चाहिए। सिर्फ इन्फॉर्मेशन होने से फायदा नहीं है। सही है। तो एग्रो टूरिज्म इज द एग्री टूर इज द बिगेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे यहाँ पे।
तो एग्रीकल्चरल टूर होता है, उसके बाद हमारे यहाँ पे अलग अलग जो चीज़ें जैसे कि मल्लखांब किया जाता है, हमारे पास ड्रैग नेट फिशिंग किया जाता है, हमारे पास नदी में स्विमिंग बफेलो राइडिंग किया जाता है। हमारे यहाँ पे आप आने के बाद यहाँ पे घोड़ा ऊँट चला सकते हैं। हमारे यहाँ पे आप काऊ मिल्किंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक बर्ड एपियरी है, तो आप पूरा पोल्ट्री जो अभी आपने को आवाज़ आ रहा है तो बहुत सारा पोल्ट्री है, तो पोल्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप बोटिंग कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ है जैसे कि सेगवे है, कुछ एटीवी वगैरह है, ऐसे कुछ अलग अलग एक्टिविटीज़ बहुत सारे हैं जो आप कर सकते जी जी जी। एक प्रश्न पूछना था, आपके पिताजी ने 1985 में एग्री टूरिज्म की शुरुआत की, तब से लेके अभी तक आपको आगे रख के आपका एक एग्री टूरिज्म एक आइडियल मॉडल है, उसको देख के उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है बाकी के राज्यों में या महाराष्ट्र में कितने फार्मर ने एग्री टूरिज्म की शुरुआत की? हैं। 1985 में जब हमने शुरुआत की, उसके बाद हम लोग 10 साल तो हम लोग लोगों को बताने में चले गए कि एग्रो टूरिज्म एक्टिविटी है और फार्मर्स ने वो करना चाहिए। जैसे कि फार्मर्स जो होते हैं उनका टेक्निक जो है, जैसे हम लोग फार्मर्स में हमारा जो टेक्निक है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से कुछ अगर चीज़ होती रहती है, जैसे समझो फॉर एग्जांपल पूजा है, अगर कोई आदमी कुछ पूजा कर रहा है और उसको बोला जाए अरे पूजा ऐसे नहीं ऐसे आप करो, तो वो पूजा चेंज नहीं करेगा, बिकॉज वो बोलेगा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का ट्रेडिशन है। वैसे ही फार्मिंग जो है एग्रीकल्चर के थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का ट्रेडिशन है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है, लोग जो है फार्मर जो है वो थोड़े रिलेक्टेंट होते हैं कुछ नई चीज़ें ट्राई करने। यही प्रॉब्लम है कि सबसे पहले इंडिया में फार्मिंग एग्रीकल्चर चालू हुआ, यही प्रॉब्लम है। बाकी अगर आप देश देखेंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ा डेवलप हो रहा है और हम लोग स्टिल ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में थोड़े बहुत बंधे हुए हैं। तो बिकॉज हम लोग थाउजेंड्स ऑफ ईयर से करे आ रहे हैं, इसलिए हम लोग को वी डोंट वांट टू चेंज, हमको चेंज नहीं होना। वही कॉन्सेप्ट है, एग्रो टूरिज्म लोगों को लेने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बट अभी मतलब सिंस 1990 से जब हम लोग लोगों को बताना चालू किए, तभी से लेके अभी तक हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके अपने अपने गांव अपने अपने खेत पे गए, अपने अपने गांव में गए और उन्होंने अपने हिसाब से ये कॉन्सेप्ट चालू किया है। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो अभी एग्रो टूरिज्म कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने कुछ अलग अलग सोसाइटी ये सब अलग अलग बना के रखे हैं और हम लोग यहाँ पे ग्रो होते रहे, उन लोग उनके यहाँ पे ग्रो होते रहे। एग्रो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट फिक्स्ड नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैकडोनल्ड है और दूसरा मैकडोनल्ड आप यहाँ पे जाओ दिल्ली में जाओ सेम है, मुंबई में जाओ दिल्ली में जाओ सेम रहेगा उसका। वैसे एग्रो टूरिज्म कभी सेम नहीं हो सकता, मेरा खेत और आपका खेत कभी सेम नहीं हो सकता, फर्क हो सकता है। तो लोग डिफरेंट है। आप एग्रो टूरिज्म में आप सबसे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हो, फार्मर से इंटरेक्ट करते हो, तो फार्मर कैसा है उसके ऊपर आप क्या खाते हो दिल्ली में वो मायने रखता है, मैं महाराष्ट्र में क्या खाता हूँ वो फर्क पड़ता है। तो आपका जो खाना है वो आप मतलब प्रमोट करेंगे, आपके यहाँ पे आपकी भाषा आप बात करेंगे, आपके जो ट्रेडिशन म्यूजिक वो आप बोलेंगे, हमारे यहाँ पे हमारे वाला रहेगा सब कुछ। तो उस हिसाब से सभी चीज़ें रहती है। जी जी जी। आपने कहा कि मैं देख रहा हूँ 2 दिन से इतना बड़ा एग्री टूरिज्म सेंटर, जो टूरिस्ट आपके पास आते हैं उनका वेलकम आप ट्रेडिशनल वे से करते हैं, उनका पूरा मैनेजमेंट पूरा शेड्यूल ये मैनेज कैसे करते हो? मुझे कल पता चला कि आपके पास 130 लोग काम करते हैं। ये मुझे लगता है कि जो बेरोजगार का समस्या है, आप जो लोकल यहाँ पे गांव के लोग हैं उनको आप काम दे रहे हो, राइट? इनका मैनेजमेंट, इनका पूरा एक शेड्यूल कैसे होता है, किस हिसाब से आप जो नया एग्री टूरिज्म सेंटर डेवलप करना चाहते हो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं बोलता हूँ एग्रो टूरिज्म जो है वो आज सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में जो अलग अलग इश्यूज चल रहे हैं वो सबके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आज पूरे दुनिया पे आज आप जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब ऑलरेडी फूड इन्फ्लेशन बहुत हाई आ चुका है, 2-3 गुना फूड इन्फ्लेशन आ चुका है। पेट्रोल बिट्रोल वो सब ठीक है, प्रॉपर्टी प्राइस है वो सब भी ठीक है, बात एंड में आती है आप क्या खाना खा रहे हो। आप भले सोने में आपको पगार आता रहेगा मगर आप अगर वो सोना देकर अगर कुछ खरीद नहीं पाएंगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि आज फूड शॉर्टेज आ रहा है, सिर्फ मीट इंडस्ट्री बढ़ रहा है, ग्रेन इंडस्ट्री बढ़ नहीं रहा है, वो कम होते जा रहा है। तो ये मीट इंडस्ट्री, तो मीट सबको मालूम है वो खा के कोई जिंदा मतलब अपने यहाँ पे तो कोई नहीं रह सकता। तो जो ग्रेन इंडस्ट्री है या जो फार्मर से अगर उनको बचाना है तो उनको डिग्निटी देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट है डिग्निटी, पैसे से भी इम्पोर्टेंट है डिग्निटी। आज प्रतिष्ठा नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट
फार्मर्स को प्रतिष्ठा बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको डिग्निटी देने की ज़रूरत है। ये डिग्निटी तभी दी जा सकती है जब उनके पास लोग आए, उनके सीखे उनके पास क्या है। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर को एक डिग्निटी रहती है, आप शिक्षक हो, आप टीचर हो, तो आपको एक डिग्निटी रहती है। वैसा अगर आप अगर हमारे पास आ रहे हो, आप आम के बारे में सीख रहे हो, तो आप हमें डिग्निटी देख के सीखेंगे ना, और वो फार्मर डिग्निफाइड हो जाएगा। और ऐसी मेरे पास हज़ारों चीज़ें जो आपको बता सकते हो, तो आप हज़ारों चीज़ें का आप हमको उस टाइप से हमको डिग्निफाई करेंगे। आप जाते समय पैसे भी देंगे तो हम सस्टेन भी कर पाएंगे हमारा फार्म, हम किसी को एम्प्लॉय कर पाएंगे। तो एग्रो टूरिज्म आंसर है बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए। एग्रो टूरिज्म फार्मर को बचाएगा सबसे पहली बात। आज फार्मर जो अपनी लैंड बेच रहा है, बिकॉज वो इम्प्रैक्टिकल है। अगर मैं मेरे फार्म से इतने टुकड़ा फार्म से अगर मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, अगर इतना टुकड़ा बेच के अगर मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो कोई 100 रुपया क्यों कमाते बैठेगा, 10 लाख रुपए कमाएगा। तो यही चीज़ है कि आज फार्मर्स कम होते जा रहे हैं, और जो आदमी इसको 10 लाख रुपए लेके खरीद रहा है, उसके ऊपर वो फार्मिंग कभी नहीं करेगा। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि जो आदमी जो फार्मर टिकना चाहिए, फार्मर टिकने के लिए एग्रो टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको फार्मर को अगर पता चला कि कोई सस्टेनेबिलिटी है इसमें, तो वो अपनी ज़मीन बेचेगा नहीं, उसको कभी अपनी ज़मीन छोड़ के शहर में नहीं। वो मेरे को तो घुटन होएगा शहर में जाने के बाद, हर फार्मर को घुटन होएगा। तो उस हिसाब से फार्मर को तो जाना नहीं है गाँव छोड़ के, बट मजबूरी होती है इसलिए वो चले जाता है। बट वो सबसे पहली बात है। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि जो यूथ है, अगर समझो आप तरुण हो, मैं तरुण हूँ, और अगर अपने को वापस आना है, अगर उसमें कोई ग्लैमर नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई तरुण वापस क्यों आएगा, कोई यूथ वापस क्यों आएगा खेत से। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये भी उसको अगर पता चला कि एग्रो टूरिज्म एक्टिविटी है, टूरिज्म एक्टिविटी है, लोग आ रहे, वो डिग्निफाई कर रहे, पैसे भी कुछ मिल रहे, तो वो भी अपने बाप के खेत पे वापस आएगा। आज एवरेज फार्मर का जो एज है दैट इज 65 ईयर्स, आप गूगल करके देखिए। जी सही है। तो इतना नहीं होना चाहिए। अगर जब तक तरुणाई नहीं आएगा वापस, तब तक मतलब फार्मिंग आगे बढ़ेगा नहीं, नई चीज़ें उसमें आएंगी नहीं, उसमें कोई नया विचार आएंगे नहीं। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सभी फार्मर डेथ्स वगैरह है, वो भी सब रुक जाएंगे, फूड इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये सभी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये आप एग्रो टूरिज्म से अचीव कर सकते हैं। लोकल एम्प्लॉयमेंट डेवलप कर सकते हैं। आज सिटीज़ में इतना बड़ा, अगर आप मुंबई में देखेंगे तो इतने ट्रेन भर भर के लोग आते हैं। अगर इतने भर भर के लोग, तो सिटीज़ के ऊपर तो तनाव पड़ेगा, और ये तनाव कम करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन होने के लिए ऐसे, अगर ये आप यहाँ पे 130 लोग जो देखे, अगर यहाँ पे आज सगुनाबाग नहीं होता, तो वो आपकी सिटी में जाके, मुंबई या पुणे में या किधर दिल्ली में जाके क्राउड कर देते थे। ये आपने सही कहा कि आपका एक अलग ही मैसेज इससे जा रहा है। अच्छी बात है कि लोग खेती करें ना कि खेती बेचे, राइट। ये तो इम्पोर्टेंट मुद्दा है। मुझे लगता है जो देश की जनता है या फिर जो यूथ है, वो सोचे होंगे कि हम खेती ना बेचे, खेती में कुछ अलग अलग प्रयोग करें। आप बताएं सर कि कोविड के टाइम पे टूरिज्म को सबसे ज़्यादा फटकार, मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, उसका परिणाम निगेटिव हुआ है। अभी इस 2 साल में आपका इतना बड़ा फार्म है, इसका जो बाय प्रोडक्ट है, खेती में जो भी उगता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रॉप्स, इनका आपने कोविड के टाइम में क्या किया आपने? जी, तो टूरिज्म क्या होता था, हमने जब से चालू किया तभी से अभी तक टूरिज्म ने हमको सस्टेन करना सिखाया कि हम लोग 130 लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर तो नहीं रख सकते। जी। ये लोग हैं, उनको हम लोग पैसे आते हैं, टूरिस्ट है, तो टूरिस्ट से पैसे लेके हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं। 2 साल तो पूरा बंद था, और हम लोग कोई बड़े अंबानी है नहीं, या एकदम कमर्शियल माइंड के लोग नहीं है कि हम इस तरह से इन्वॉल्व। किसी ने सोचा नहीं था कि कोरोना आएगा। तो मतलब राम भरोसे हिंदू होटल टाइप चल रहा था सब, और पैसे कुछ ज्यादा बचा नहीं रखते थे हम लोग। मतलब ऐसा क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्ट, ऐसा कुछ बहुत पैसा रखा है बहुत सारा। अभी 2 साल भी आए तो भी हम लोग फोकट में सैलरी दे पाए, ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं, और किसी के पास नहीं होते जो एग्रो टूरिज्म चलाते उसके पास। तो ये जो पर्टिकुलर जो जब टाइम आया, हम बताना चाहते हैं कि हमने पूरे 2 साल हमारे पूरे एम्प्लॉयज को सस्टेन किया। हमारे पास जो भी आदमी काम मांगने के लिए आए, हमने उनको सबको काम दिया कोविड के टाइम में, और एम्प्लॉयज हमने हायर किए, और किसी को भी 1 रुपए का भी कभी कमी महसूस नहीं होने दिया। वी डिस्ट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वी ऑल्सो हेल्प अदर पीपल। हमने बाहर जाके भी लोगों को मदद की। तो ये हम लोग कर पाए। एक तो ऊपर वाले की कृपा, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसे कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स, जो टाइम पे फणस का
जैकफ्रूट का सीजन था, आम का सीजन था, वो टाइम पे चीकू का सीजन था, वो टाइम पे तो ऐसे 4-5 फलों का सीजन था वो टाइम पे, इसी ऑलमोस्ट इसी टाइम में। तो हम लोगों ने सभी ये लेके पहले सोशल मीडिया का हम लोग यूज कर रहे थे। सोशल मीडिया में हम लोग डाला कि हमारे पास ये सब चीजें बेचने के लिए बहुत टनों में वेजिटेबल्स थे। तो ये सभी वेजिटेबल्स वो टाइम पे काम करने के लिए किसी को मनाही थी, तो हम सबको घर पे ही रखे थे। और घर से ही सब लोग, घर पे ही सब लोग डरे हुए थे क्या है चल रहा है, तो सब लोग भी घर थे। तो हम लोग जो भी कोई लोग काम कर रहे थे उनसे लेके टेम्पो में भर के जो भी था हम लोग बेचना चालू किए। बेचने के बाद बहुत सारा प्रतिसाद मिला लोगों का, सिटी के लोगों का। मैं मुंबई पूना में खुद ट्रक से हर जगह पे जाके डिलीवरी देता था। उनके ऊपर 6th माला है तो 6th माले में लेके चढ़ के 10-50 किलो हम लोग माल देते थे, और उससे पैसा भी मिलता था ऑफकोर्स। और वो अलग चीज़ थी, तो अलग टाइम था, वो सब हम कर रहे थे। और वो करने के बाद फिर लोगों का प्यार बढ़ते रहा, आहिस्ते आहिस्ते हमारा जो लोड था वो कम होते गया। फिर बाद में हमारे पास हमने सोचा कि अगर हम लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे तो हम लोग उसमें वैल्यू ऐड करके उसको प्रिजर्व करके क्यों ना बेचे। फिर हमने वो भी चालू किया, अचार वचार किया कुछ। वो टाइम पे तो वो जब कैरी पड़ता है तो बहुत सारा उसका अचार वगैरह बनाते हैं, तो वो अचार वगैरह बनाना चालू किया, और अचार भी बहुत अच्छे से जाने लगा। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना, अगर इतने लोगों का हमारे ऊपर प्यार है, भरोसा है, तो क्यों ना हम लोग एक खुद का दुकान करें और ऐसे प्रोडक्ट्स और बनाए। फिर हमने टोटल 250 प्रोडक्ट्स 3 महीने में सब बंद करके, मैं टोटल सोच के 250 प्रोडक्ट हमने तैयार किए। और ये 250 प्रोडक्ट तैयार करके भी तैयार करना नहीं है उसको, उसका उसका रेसिपी स्टैंडर्डाइज करना होता है, बाद में उसका पैकेजिंग देखना होता है, उसका स्टिकरिंग देखना होता है, उसका लाइसेंसिंग देखना होता है। तो ये सभी करने के बाद हमने मुंबई और दादर ऐसे 2 महंगी जगहों पे हमने दुकान खोले, और उसको भी अभी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। उसमें हम लोग मध बेचते हैं, 15 प्रकार का मध आता है, 50 प्रकार के लोणची अचार है, मोरम्बे है 15-20 प्रकार के, और ऐसे अलग अलग पापड़ है, पीठ है, बहुत सारा जो ग्रेन है हमारे पास, 5-6 प्रकार का तांदूल तैयार होता है, तो वो भी हम लोग देते हैं। नहीं, ये प्रश्न मैं क्यों पूछा हूँ, क्योंकि इस 2 साल में, कोविड के काल में, बहुत लोगों का एग्री टूरिज्म बंद हो चुका है। उस टाइम में आपको ये सूझना, एक कुछ अलग सा, मतलब एक पॉजिटिव एक लेके आप कुछ काम कर रही कि मेरे लिए और बाकी के राज्यों के जो खेती करने वाले साथी हैं, उनके लिए वो एक बड़ी बात है कि आप निगेटिव सोच को आप आगे न ले नहीं जाते नहीं, हुए। कभी भी अपॉर्चुनिटी रहता है, जी कभी भी अपॉर्चुनिटी, भले फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मर भी जाता है ना, तो भी किसी के लिए वो अपॉर्चुनिटी होता है। मैं ऐसे बताने नहीं चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि देर इज अपॉर्चुनिटी एवरीवेयर। आपको बस वो अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना आना चाहिए। और इनकैश मतलब कि सिर्फ, अभी समझो एग्रो टूरिज्म कौन करते हैं, जो फार्मर्स है। हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे नहीं है, हम लोग को मालूम है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब अगर कभी सीजन खराब हो गया तो पूरा सत्यानाश हो जाता है। वो टाइम पे सवाल आता है सिर्फ सर्वाइवल के ऊपर, आप खाना क्या खाओगे। तो इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल। अगर आप सर्वाइव कर पाए, हम लोग तो पूरा, हम लोग ही नहीं, हमारा फैमिली नहीं, हम लोग पूरे 130 लोग, हमारे आजू बाजू के गांव, सबको लेके हम लोग सर्वाइव किए। हमारे पास जो भी कुछ पॉसिबल बेनिफिट हमारे पास कुछ थे कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये खाओ वो खाओ, भी हमारे पास था, वो भी हमने देना चालू कर दिया पॉकेट में। सो वी डिस्ट्रीब्यूटेड दैट टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। उसमें से भी ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल वेर वेरी हैप्पी कि उससे उनका इम्यूनिटी बढ़ रहा है। भले हम लोग डॉक्टर नहीं है, बट हमने किया, और हम भी सर्वाइव हो गए, बाकी लोग भी सर्वाइव हो पाए। और हमने ये भी किया, इससे क्या, ये जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं उससे 130 लोगों का सैलरी नहीं निकलता है। इससे हमारे पास लाखों रुपए का हमारे एनिमल्स का जो फूड आता है वो भी लाखों रुपए का होता है। तो वो ये बेच के उतना पैसा नहीं निकलता है, मगर हमने सर्वाइव कर पाए। उसके बाद हमने बहुत सारे लोन भी लिए, हमारे कुछ प्रॉपर्टी थे वो बेच डाले हमने, कुछ था हमारे पास गोल्ड वोल्ड था घर का, वो भी बेच डाला। बट हमको अपने को मालूम होता है कि ये कभी ना कभी तो बंद होने वाला है, कभी ना कभी तो दुनिया चालू होने वाली है। फिर बाद में तो हम कुछ कर ही लेंगे, जो भी लोन है वो तो आहिस्ते आहिस्ते परत फेड करना है। और जो भी चलो गया गया वो वापस आएगा नहीं आएगा कभी, देखेंगे। हाँ। बट जो सरवाइव होना था वो तो सरवाइव कर लिए। और मेरे ख्याल से मेंटेलिटी वैसी ही चाहिए कि आप सरवाइव करना चाहिए। बहुत सारे मैंने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स जो आज है, जो भारत में परदेशी होटल्स है, जो भारत में सालों से बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने उनके पूरे 1000-1500 स्टाफ को बंद कर दिया, सब छोड़ दिया, छोड़ के चले गए। तो ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा विचार
तभी गलत होता है जब आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कमर्शियल विचार करते हो। आप थोड़ा तो विचार दिल से भी करना चाहिए। जी जी अगर आपने सिर्फ विचार किया कमर्शियली तो आपका 1+1 2 रुपया हर टाइम में सॉल्व नहीं होता है। जी हाँ, हम लोग उसके लिए उस तरीके से भी विचार करना चाहिए, और ये विचार सिर्फ एग्रो टूरिज्म में फार्मर कर सकता है। जो एक व्यावसायिक आदमी है वो शायद ये विचार नहीं कर पाए। जब तक कि उसको उसके 1 रुपए का नफा ना मिले तब तक वो करेगा नहीं, या तो बंद कर देगा। फार्मर ये विचार नहीं करेगा। फार्मर चलो माइनस में, क्या सर्वाइवल है, चलो कर लिया, चलो सर्वाइवल है कर लिया, ऐसा करके हो जाता है। मुझे लगता है यही सोच हर बिजनेस में, हर जो यूथ है वो सोचना चाहिए। आप बताइए, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, इसी पॉजिटिव सोच को लेके एग्री टूरिज्म का फ्यूचर क्या होगा? लोग एग्री टूरिज्म को आगे किस हिसाब से देखेंगे, और जो यूथ है वो एग्री टूरिज्म में कैसे आ सके? क्या आप बताएंगे फ्यूचर के बारे में? देखो, फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, बिकॉज एग्रो टूरिज्म के बगैर दूसरा चारा नहीं। अगर आपको फार्मर को सरवाइव रखना है तो आप तो धान बेच के, मैं इधर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं स्विट्जरलैंड की भी बात कर रहा हूँ। जी। स्विट्जरलैंड में मैं था सीखने के लिए, बहुत साल था। हम्म, उधर भी फार्मर सरवाइव नहीं कर पाता है ओके। उसका। हालांकि वहाँ पे अगर 1 किलो गहू प्रोड्यूस नहीं होता है वहाँ पर, मगर समझो वहाँ पे अगर 1 किलो गहू प्रोड्यूस किया तो अगर उसने 10 रुपए में उसको बेचा तो गवर्नमेंट उसको और 10 रुपए देती है कि भाई थैंक यू, तूने बेचा, यहाँ पे प्रोड्यूस तो किया। ओके। फिर भी उधर फार्मर सर्व सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो फार्मिंग वैसे फूड कॉस्ट बहुत लो किया गया है ह्यूमंस के ओवरऑल थिंकिंग के वजह से। तो वो क्या मैनेजमेंट है मुझे मालूम नहीं, मगर फूड कॉस्ट जो, अगर समझो राइस का जो कीमत आज 1 किलो चावल का कीमत 500 रुपया होना चाहिए मेरे हिसाब से, मगर 500 रुपया नहीं है। हमारा तो उतना कष्ट जाता है ना 500 रुपये के, बहुत ज्यादा कष्ट, जी मगर है क्या उसका कॉस्ट नहीं है, और दुनिया हलचल करा देगी। तो मेरा तो ऐसा कहना है कि एग्रो टूरिज्म का बहुत सारा एडवांटेज है, उसको बहुत ज़्यादा अगर फार्मर्स को सस्टेन करना है तो एग्रो टूरिज्म ही उसका ऑप्शन है। और एग्रो टूरिज्म हर फार्मर ने, हर किसान ने करना चाहिए। बहुत कम पैसे में वो सब ये चालू कर सकता है। आपको कभी कोई रिक्वायरमेंट रहे, आप हमारे पास सगुना बाग में आ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। जी हमारा एग्रो टूरिज्म के ऊपर बुक भी लिखा हुआ है, वो भी आप रेफर कर सकते हैं, और यू कैन ऑल गो अहेड विद इट। तो मुझे लगता है एग्रो टूरिज्म फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, हर किसी ने करना चाहिए। अगर कोई ये भी सोच रहा है कि मैं अभी वापस जाऊं, मेरे 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 फार्म था, मैं हमारे 100 साल पहले हमारा फार्म था, वहाँ पे वापस जाके कुछ करूं, सिटी वाले लोग हैं तो उनको भी करना चाहिए। वो इतना आसान नहीं है, जो एक्चुअल फार्मर है उसके लिए वो आसान है। अगर कोई सोचता है कि मैं भी सिटी वाला हूँ और मैं जाके उधर फार्मिंग चालू करूँ, वहाँ पे टूरिज्म चालू करूँ, इतना आसान नहीं है, बट वो कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर वो यंग है, इफ यू आर टेकिंग द डिसीजन, आप जल्दी डिसीजन लेके जल्दी निकल जाते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे नहीं 5 करोड़ जमा हो गए, 10 करोड़ जमा तब मैं जाऊँ, ऐसा नहीं होता है, वो कभी नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया है। थैंक यू। मुझे लगता है आप मेरे जैसे यूथ है, पॉजिटिव सोच लेके इन फ्यूचर में भी कुछ अच्छा करेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू। सी यू, बाय बाय।